शाक्य और नागवंशी राजघरानों का साम्राज्य हिमालय के उस पार से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस दौरान इन्होंने अपना साम्राज्य भारत के बाहर भी कई स्थानों पर स्थापित किया, विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे इलाकों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। तिब्बत तक था। तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। तो बुद्धाय जय हिंद। दोस्तों, लोगों ने अपने ही सबसे महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं को पौराणिक कथा कहानी का सांप समझ करके भुला दिया। लेकिन नागवंशी लोग सांपों की पूजा करते थे, इसलिए नागवंशियों का सिंबल सांप था, जिसे उन्होंने कुछ इस प्रकार दर्शाया था। प्राचीन काल में नाग का मतलब आदमी होता था, इंसानी होता था। लेकिन समय के आगे बढ़ने के कारण लोगों ने अपने ही महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं को पौराणिक कथा कहानी का सांप, देवता या राक्षस समझ करके उन्हें भुला दिया। आज आपको इन सब महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं का इतिहास बताएंगे। आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बुद्ध के उपासक नागवंशियों का इतिहास 2री शताब्दी के मध्य से लेकर 4वीं शताब्दी के मध्य तक रहा है, जिसे इतिहासकारों ने डार्क एज कहा है। वह प्रस्तुत नागवंशी साम्राज्य का इतिहास है। नागवंशी नाग राजा राजघरानों का धर्म प्रत्येक चिन्ह टोकेम है। राजा शेषनाग, पंचमुखी नाग, सप्तमुखी नाग, भुजन डैगर होने के कारण नागवंशी कहलाए। शाक्य और नागवंशी राजघरानों का साम्राज्य हिमालय के उस पार से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस दौरान इन्होंने अपना साम्राज्य भारत के बाहर भी कई स्थानों पर स्थापित किया, विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे इलाकों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। तिब्बत तक था। तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। नागवंशी नाग राजाओं में एक से बढ़कर एक महान पराक्रमी नाग राजा हुए हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे। मूलचिन नाग राजा, अनंत नाग राजा, ध्यान रखिए अनंत नाग भी शेष नाग का ही एक नाम है। भोगिंग नाग राजा, चंद्रासु नाग राजा, धमवर्मन नाग राजा, वंगर नाग राजा, वासुकी नाग राजा, तक्षक नाग राजा, ऐरावत नाग राजा, साम्राज्य शिशुनाग, कर्कोटक नाग, पिघल नाग, विरसन नाग, नरदेव नाग, भाव नाग, गणपति नाग इत्यादि बहुत सारे नाग राजा हुए भारत के इतिहास में। राजा शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, पिघल नाग ने अपने अपने राजकुल चलाए थे। नागवंशालयों में राजा शेषनाग को नागों में सबसे प्रथम पराक्रमी नाग राजा माना जाता है और राजा शेषनाग को ही अनंत नाग नाम से भी जाना जाता है। नागवंशी नाग राजा अनंत नाग राजा का साम्राज्य विस्तार जम्मू कश्मीर में फैला था। उन्होंने अपने नाम से ही अनंतनाग शहर बसाकर उसको भी अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। जम्मू कश्मीर का अनंतनागगढ़ इन्हीं का माना जाता है। कावड़ा कुल्लू और कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नागों के वंशज आज भी वर्तमान समय में मौजूद है। उनमें से कुछ नागकुल के लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड में जाकर बस गए। सन ईस्वी पूर्व में 6वीं शताब्दी के मध्य में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक शिशुनाग नागवंशी नाग राजा थे। राजा शेषनाग को ही अनंतनाग नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर राजा शेषनाग के बाद वासुकी, तक्षक, पिघल नागवंशी राजघरानों ने अपने अपने राजकुल चलाए थे। बौद्ध धर्म के आर्यन धर्म संस्कृति के अनुसार जो ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसके मुताबिक मूलचिन नाग राजा का शासनकाल 6वीं शताब्दी में रहा था और राजा शेषनाग का पूरा नाम शेषदांत नाग है और उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे उनके सिक्कों से मिलती है। और राजा शेषनाग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाकर 110 बीसी से 90 बीसी तक विदिशा में शासन किया और राजा शेषनाग ने कुल 20 सालों तक विदिशा में शासन किया और उनके मृत्यु के बाद उनके सपुत्र, उनके बेटे राजा भोगिंग ने राजगद्दी को संभाला और उन्होंने भी 90 बीसी से 80 बीसी तक विदिशा में शासन किया। और उसके बाद चंद्रसु ने 80 बीसी से 50 बीसी तक विदिशा में शासन किया और उसके बाद धमवर्मन ने 50 बीसी से 40 बीसी तक विदिशा में शासन किया और उसके बाद वंगर ने 40 से 31 बीसी तक शासन किया। राजा शेषनाग की आखिरी पीढ़ी में वंगर थे और वंगर ने 40 से 31 बीसी तक शासन किया। इसे कुल मिलाकर राजा शेषनाग की कुल 5 पीढ़ियों ने 80 सालों तक विदिशा में शासन किया और इन्हीं 5 नागवंशी राजाओं को पंचमुखी बतौर बुद्ध के रक्षक के तौर पर महाराष्ट्र की कनेरी गुफाओं में दिखाया गया है। और जो सप्तमुखी नागवंशी जो बुद्ध के रक्षक के तौर पर दिखाया जाता है, वो इन 5 नागवंशी राजाओं के 350 साल के बाद की प्रतिमाएं हैं। नागवंशियों के प्राचीन इतिहास में नागवंश राजघरानों में कुछ नागवंशी राजाओं के सिक्के मिले हैं, जिन पर कुछ इस प्रकार के नाम लिखे हुए बृहस्पति नाग, देवनाग, भवनाग, गणपति नाग इत्यादि नागों के नाम लिखे हुए मिलते हैं। भारत में नागवंशियों का प्रभाव बहुत ही गहरा रहा है। इन नागवंशी नाग राजाओं का शासनकाल गगन विक्रम संवत 150 से 250 के बीच राज्य करते थे। मथुरा, भरतपुर, ग्वालियर, उज्जैन तक के भूभाग पर नागवंशी नाग राजाओं का शासन था। भारत में नागवंशियों का प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी उनके होने के पुरातत्विक प्रमाण मिलते हैं, पुरातत्विक सबूत मिलते हैं। आज भी भारत सहित इंग्लैंड के म्यूजियम में नाग डायनेस्टी के सिक्के मिलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है
कि वो नागों के सिक्के, नागों की अपनी एक डायनेस्टी थी। इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे सूर्यवंश हो गया, चंद्रवंश हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सूर्य है, चंद्र है, ये तो इंसान है ना। चंद्रनारायण कौशल्य ने भी अपने शब्दकोश में कहा है कि नाग का मतलब आदमी ही होता है। नागवंशियों की अपनी एक भाषा थी, अपनी एक लिपि थी, ताकणी लिपि। नागवंशियों का प्रभाव भारत में इतना गहरा था कि उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते कि आज भी अनेक राज्यों के नाम नागवंशियों के नाम पर है। जैसे कि जम्मू कश्मीर का अनंतनाग, राजस्थान का नागौर, मध्य प्रदेश का नागदा, महाराष्ट्र का नागपुर। इतना गहरा प्रभाव था नागवंशियों का भारत के इतिहास में। विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर कहते हैं कि तक से जुड़ी हुई हर एक चीज नागवंशीय है। चाहे वो आज का कर्नाटक हो, वकाटक हो, तक्षक हो, ये सभी नागवंशीय थे। यहाँ तक कि एक स्टेट का नाम नागालैंड है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां अगर नाग रहते, सांप रहते तो इंसान ही है ना, जो नागवंशियों से या नागकुल से संबंधित है। आज भी भारत में नागपंचमी त्योहार को मनाया जाता है, जो नाग लोगों से संबंधित है। और वकाटकों की राजधानी महाराष्ट्र में नागपुर में नाग नदी के पास स्थित थी। यही कारण है कि बाबा साहब ने अपनी धम्म की दीक्षा के लिए नागपुर ही चुना, क्योंकि बाबा साहब को इतिहास की बहुत ही गहरी जानकारी थी, बहुत ही गहरा इतिहास जाना था बाबा साहब ने। यही कारण है कि बाबा साहब ने अपनी धम्म की दीक्षा के लिए नागपुर ही चुना, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि नागपुर ये नागवंशियों की भूमि है, ये वकाटकों की भूमि है। और बुद्ध हो, नागवंशी हो या वकाटक हो, इनका सीधा कनेक्शन था। और नागवंशी हो या वकाटक हो, ये बुद्ध के रक्षक थे, इसलिए बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा के लिए नागपुर ही चुना। और वकाटक हो या तक्षक हो, ये दोनों ही शिल्पकार थे। उन्होंने शिल्प की कलाओं में महारत हासिल की थी, जिनके नमूने आप महाराष्ट्र की अजंता की गुफा नंबर 16, 17, 18 में देख सकते हो। गुफा नंबर 16 में तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाओं को पत्थरों में तराशा गया है, जो दिखने में बहुत ही अद्भुत है। और गुफा नंबर 17 में तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हर उस घटना को चित्रों के रूप में दर्शाया गया है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत, आकर्षित कर देने वाला लगता है। और गुफा नंबर 18 की तो बात ही क्या करना। अगर आप गुफा को देखोगे तो आप दांतों तले उंगलियां चबा लोगे। इतनी सुंदर कलाकृति की हुई है, इतनी सुंदर नक्काशियां की हुई है नागवंशी वकाटकों द्वारा, जो दिखने बहुत ही अद्भुत है। आपको ऐसा लगेगा मानो ये किसी ने शौक से लाकर यहाँ पर रख दिया हो। इतनी सुंदर शिल्पकला जो दिखने बहुत ही अद्भुत और कमाल की लगती है। और अब बुद्ध के समय की ही बातें लीजिए। बुद्ध हो या सम्राट अशोक, ये दोनों नागवंशियों से ही संबंधित थे। ये रामगाम का स्तूप है। तथागत बुद्ध की धातु अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन्हें स्तूपों का आकार दिया गया था, लेकिन सम्राट अशोक ने उनमें से 7 स्तूपों को खोलकर उन्हें 84,000 स्तूपों में बांट दिया था और 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। और सम्राट अशोक एक स्तूप को नहीं खोल पाए थे, वो यही स्तूप था, रामगाम का स्तूप, जिसका इतिहास बौद्ध ग्रंथों में बिखरा पड़ा है। पत्थरों पर है, स्तूपों पर है, शिलालेखों पर है, अभिलेखों पर हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही प्राचीन इतिहास है। यहाँ तक कि हड़प्पा की सभ्यता नाग सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता मात्र और मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, और सत्तात्मक वंश ये नागवंशीय था। टकों ने ही टाका चलाया, जिसकी मुद्रा आज भी बांग्लादेश में चलती है। दोस्तों, नागवंशियों का इतिहास इतना विशाल और इतना गहरा है कि उसे 1, 2, 3 वीडियो में नहीं बताया जा सकता। नागवंशियों के इतिहास के बारे में बकायदा पूरी की पूरी सीरीज ही बननी चाहिए। हम आपके लिए फिर से एक नागवंशियों के इतिहास के बारे में एक वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए और बहुजन समाज के इतिहास को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे हमारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी। नमो बुद्धाय।